वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तारिक अख्तर और आज बायोलॉजी के एक और टॉपिक के साथ हम आए हैं। तो लेट्स टेक अ स्टार्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेल को स्टार्ट किया है और सेल के स्ट्रक्चर को हम पढ़ रहे हैं। यानी हमने पहले सेल के जो बाहर वाले हिस्से उसको पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा, फिर सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। यानी पहले हमने जो कमरा है, एक कमरे की मिसाल हमने सेल से दी कि जो हमारे पास सेल है वो एक कमरे की तरह है। तो उस कमरे के जो बाहर दीवार है, उस दीवार को हमने सेल वॉल का नाम दिया। फिर जो सेल मेम्ब्रेन था इन द केस ऑफ द प्लांट सेल, उसको हमने एक पलिस्तर का नाम दिया कि इसको दीवार के ऊपर एक पलिस्तर किया हुआ है और उस पलिस्तर को हमने किस चीज़ का नाम दिया, उसको हमने सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया। जी बिल्कुल। तो अब हम कुछ और उस कमरे के अंदर जाते हैं और कुछ मज़ीद इसमें स्टडी करते हैं, उसमें कुछ और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कमरे के अंदर यानी इस सेल के अंदर और क्या-क्या है। ये कमरा तो इसके अंदर कुछ होगा ना, तो उसके मुताबिक हम स्टडी करते हैं कि इस कमरे के अंदर क्या-क्या है। तो हम आपको बताते चले, तो हम आते हैं और उस सेल को अब स्टडी करते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या है और इससे हम स्टार्ट लेते हैं। तो हम चलो, ये हमारे पास एक सेल है, ये मैं एनिमल सेल की बात करूँ, ये एनिमल का सेल है। और ये मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास प्लांट सेल है। ठीक है, ये मैंने दो सेल बनाए, ये एनिमल सेल है, ये हमारे पास प्लांट सेल है। मैं इसके साथ लिख देता हूँ कि ये एनिमल का सेल है और ये प्लांट का सेल है। ठीक है जनाब। तो हमने जो एनिमल का सेल है उसके सबसे आउटर मोस्ट लेयर को किस चीज़ का नाम दिया, हमने इसको कहा था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और हमने ये भी कहा था कि एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। जबकि हमने प्लांट सेल के बारे में कहा था कि प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है सेल वॉल, वो है सेल वॉल। और इस सेल वॉल के अंदर एक और लेयर मौजूद है जिसको हमने नाम दिया था किस चीज़ का, जी बिल्कुल, हमने इसको नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन का। तो अब हम इसके सेल के अंदर जाते हैं कि सेल के अंदर क्या है और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस सेल के अंदर क्या-क्या मौजूद है। तो चलो, हम एनिमल सेल के अंदर पहले जाते हैं कि एनिमल सेल के अंदर क्या-क्या है। तो जब आप एनिमल सेल के अंदर जाए तो आपको एनिमल सेल के दो मेन पार्ट्स नज़र आएंगे। दो मेन पार्ट्स एनिमल सेल के आपको कितने पार्ट्स आएंगे, दो मेन पार्ट्स। इसका सेंटर होगा, एक इसका सेंटर एरिया होगा जो कि गोल दायरे से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इसको कहा जाता है जनाब न्यूक्लियस। इस सेंटर एरिया को कहा जाता है न्यूक्लियस, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते क्योंकि हम आने वाले टॉपिक में न्यूक्लियस के बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल करेंगे कि न्यूक्लियस क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है, हम सब उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं करें। बस अभी इतना जानना है कि जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस का जो इर्द गिर्द का मेम्ब्रेन है, उसको कहा जाता है जनाब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी जिस तरह सेल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहा जाता था, इसी तरह न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये तो इसका एक पोर्शन हुआ। हमने कहा कि इसके कितने दो पोर्शन है, ये इसका पहला पोर्शन हुआ जो कि न्यूक्लियस है। ये कौन सा रीजन है, ये न्यूक्लियस है। अच्छा, दूसरा आपको पार्ट नजर आएगा, दूसरा हिस्सा आपको नजर आएगा। तो जो दूसरा हमारे पास हिस्सा है वो आपको नजर आएगा कि जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इससे लेकर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये रीजन है। यानी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यानी जो इर्द गिर्द आपको न्यूक्लियस के बाहर का जो रीजन नजर आ रहा है, एक हिस्सा ये है। अब हम इसको जानते हैं कि इस हिस्से को क्या कहा जाता है। तो जनाब, वो हिस्सा वो हिस्सा जो कि सेल मेम्ब्रेन से शुरू होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ख़त्म होता है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर सेल मेम्ब्रेन पर ख़त्म होता है, इस हिस्से का नाम है साइटोप्लाज्म। इस हिस्से का क्या नाम है, इस हिस्से का नाम है साइटोप्लाज्म। इस हिस्से का नाम है साइटोप्लाज्म। तो हमारा आज का मेन टॉपिक भी साइटोप्लाज्म ही है।
यानी आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर जो सेल मेम्ब्रेन तक रीजन है, इसमें क्या क्या मौजूद है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है। इसके बारे में आज हम मुकम्मल तफसीलात हासिल करेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है ये क्या चीज़ है। तो यहाँ तक तो समझ गए कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म वो जगह है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक मुश्तमिल है, यानी वो रीजन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होता है और सेल मेम्ब्रेन पर ख़त्म होता है, इस जगह का नाम है साइटोप्लाज्म। यहाँ तक समझ गए। अच्छा, आगे जाते हैं, साइटोप्लाज्म को शुरू करते हैं कि इस साइटोप्लाज्म यानी इस रीजन में क्या क्या मौजूद है। ठीक है, तो अब अगर हम साइटोप्लाज्म के इस वर्ड्स को देखें साइटोप्लाज्म, तो आप देखेंगे कि एक साइटो है और दूसरा है प्लाज्म। एक साइटो है, दूसरा क्या है, दूसरा है प्लाज्म। तो साइटो तो आपने सुना होगा, साइटो किसे कहते हैं, साइटो कहते हैं सेल को, साइटो कहते हैं सेल को। और दूसरा रीजन जो प्लाज्मा है, प्लाज्म है, वो किसको कहते हैं, प्लाज्मा। आपने प्लाज्मा का अलग सुना होगा, प्लाज्मा कहते हैं फ्लूइड को। प्लाज्मा किस चीज को कहते हैं, फ्लूइड को। तो साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है कि द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब इसको साइटोप्लाज्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इस रीजन में ज्यादातर हिस्सा जो है वो फ्लूइड्स पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको नाम किस चीज का दिया, इसको नाम दिया साइटोप्लाज्म का। ठीक है जनाब। अच्छा, तो ये तो हुई साइटोप्लाज्म की डिफिनीशन और इसकी मीनिंग क्या है, यानी साइटो सेल को कहते हैं, प्लाज्म फ्लूइड को कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं, यानी कि ये तो बहुत ही बड़ा जगह है, इस इतनी बड़ी जगह में क्या क्या चीज़ें मौजूद है। तो हम इसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, that what are the main ingredients, what are the main components that are present in the cytoplasm. So let's take a start from the these components. Okay, सो हमने क्या कहा कि अब हम इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि इसकी मेन कंपोनेंट्स क्या है। तो जब आप इस साइटोप्लाज्म की तरफ देखें तो इस साइटोप्लाज्म में आपको दो तरह की चीज़ें नज़र आएगी, दो तरह की चीज़ें नज़र आएगी। किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। एक जो है आपको वो सोल्यूशन यानी लिक्विड की फॉर्म में मिलेगी, एक आपको सॉल्युबल फॉर्म में मिलेगी, एक आपको सॉल्युबल फॉर्म यानी सोल्यूशन की फॉर्म मिलेगी। दूसरी जो है वो आपको इनसॉल्युबल फॉर्म में मिलेगी। एक जो है वो सॉल्युबल पार्ट है, दूसरा है इनसॉल्युबल पार्ट। एक क्या है, एक है सॉल्युबल और दूसरा है इनसॉल्युबल पार्ट। यानी जब आप साइटोप्लाज्म के इस रीजन को देखें तो आपको दो तरह की चीजें मिलेगी, एक होगा, एक को हम कहेंगे सॉल्युबल और दूसरा है इनसॉल्युबल। अब इसको समझते हैं कि सॉल्युबल का क्या मतलब है, इनसॉल्युबल का क्या मतलब। तो सॉल्युबल का मतलब ये है कि वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होंगे, ज़्यादातर चीज़ वो क्या होंगे, वो लिक्विड की फॉर्म में होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में तकरीबन 90% वाटर मौजूद है। कितनी परसेंट, 90% वाटर, जो कि एक बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। यानी साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो कंपोनेंट है वो वाटर है, तकरीबन 90% ऑफ द वाटर मौजूद है। ये सॉल्युबल पार्ट में आता है, एक बात। दूसरा जो है उसमें आता है ट्रू सोल्यूशन, इसको भी समझते हैं कि ट्रू सोल्यूशन क्या है। और तीसरा जो आता है वो इसमें है कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, तीसरा है कोलाइडल सोल्यूशन, यानी ये सॉल्युबल पार्ट में आता है। किस पार्ट में आता है, ये सॉल्युबल पार्ट में आता है। 90% तो वाटर है, साइटोप्लाज्म में 90% क्या है, वो वाटर है। इसके अलावा इसमें ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन भी है। इसकी तरफ हम आते हैं। अब दूसरा जो पार्ट है वो है इनसॉल्युबल, यानी ये सोल्यूशन की फॉर्म में नहीं है, यानी ये लिक्विड की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जो सॉल्युबल है वो तो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में है, लेकिन जो इनसॉल्युबल है वो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में नहीं है। तो ये क्या है, अब इसको हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक दूसरे किस्म के सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कि इनसॉल्युबल है, और वो क्या है, वो है जनाब सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम इसको इसके सिर्फ यहाँ पर नाम लिखते हैं, फिर आप एक एक ऑर्गेनेल को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है और वो क्या क्या है। तो इसके मुख्तलिफ ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, कहाँ पर,
इस साइटोप्लाज्म के रीजन में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स भी मौजूद है। जैसा कि पहला ऑर्गेनेल जो है वो क्या है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे भी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ये मुख्तलिफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ यहाँ पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके साथ साथ यहाँ पर राइबोसोम है। ये किस चीज़ की मैं बात करूँ, ये मैं साइटोप्लाज्म की बात करूँ। यानी साइटोप्लाज्म में ये सब चीज़ें मौजूद है और ये इनसॉल्युबल फॉर्म में मौजूद है, ये सोल्यूशन की फॉर्म में मौजूद नहीं है। ठीक है, इसमें राइबोसोम है, इसमें लाइसोसोम है, कई चीज़ें मौजूद है। मैंने पहले भी बताया कि ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सेल का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम मौजूद है। इसके अलावा बहुत ही चीज़ें मौजूद है, जैसा कि सेंट्रियोल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, प्लास्ट मौजूद। हम इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये तो इनसॉल्युबल पार्ट हुआ। अब हम आते दोबारा अपने सॉल्युबल पार्ट की तरफ। हमने क्या कहा कि जो कंपोजिशन है इसकी साइटोप्लाज्म की, वो दो मेन कंपोनेंट पर मुश्तमिल है। एक सॉल्युबल पार्ट है, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल पार्ट जो कि लिक्विड के फॉर्म में हो, यानी वाटर की फॉर्म में हो, ट्रू सोल्यूशन की फॉर्म में हो, कोलाइडल सोल्यूशन की फॉर्म। दूसरा इनसॉल्युबल पार्ट है जो कि किस चीज़ के फॉर्म में हो, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स की फॉर्म में है, वो इनसॉल्युबल। हम इसको तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम वापस आते हैं ट्रू सोल्यूशन की तरफ कि ट्रू सोल्यूशन क्या है। तो हमारे पास जो ट्रू सोल्यूशन है, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रू सोल्यूशन क्या है। तो ट्रू सोल्यूशन इसमें क्या होते हैं, इसमें ये स्मॉल। अच्छा, तो हम अब आते हैं इसको कि ट्रू सोल्यूशन क्या है और कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हमने कहा कि ये क्या सोल्यूशन की फॉर्म में होती है। तो अब ट्रू सोल्यूशन क्या होती है, तो ट्रू सोल्यूशन वो सोल्यूशन होती है जो कि किस चीज़ से बनी हुई है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और आयन पर मुश्तमिल होती है। यानी ये एक सोल्यूशन ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और इसके साथ साथ इसमें आयन होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें आयन होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं। तो ये हमारे पास एक सोल्यूशन बनाता है और उस सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो कोलाइडल सोल्यूशन है। अब कोलाइडल सोल्यूशन किसको कहते हैं, तो कोलाइडल सोल्यूशन में हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल। हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल, जब लार्ज मॉलिक्यूल्स और आयन, जब लार्ज मॉलिक्यूल और आयन इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे पास क्या बनाता है, एक सोल्यूशन बनाता है, तो सोल्यूशन को हम कोलाइडल सोल्यूशन का नाम दे देते हैं। तो ये तो किस चीज़ की बात हुई, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन की बात हुई। हमने कहा कि ट्रू सोल्यूशन क्या है, ट्रू सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन से बना हुआ होता है, और कोलाइडल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो लार्ज मॉलिक्यूल और आयन से बना हुआ होता है। अब हमारे पास जो कोलाइडल सोल्यूशन है, इसको मजीद दो पार्ट्स में तकसीम किया गया है। कोलाइडल सोल्यूशन को मजीद टू पार्ट्स में तकसीम किया गया है। यानी कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन है, ये वो सोल्यूशन है जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स और लार्ज आयन से मिलकर बना होता है। लार्ज मॉलिक्यूल मतलब प्रोटीन वगैरह से, यानी जो लार्ज मॉलिक्यूल है उससे बना हुआ होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है उसके मजीद हमारे पास दो पार्ट्स है। एक पार्ट का नाम क्या है, एक पार्ट का नाम है सोल और एक पार्ट का नाम है जेल। जी, एक पार्ट का नाम क्या है, सोल है, और दूसरे पार्ट का नाम है जेल। सोल किससे निकले हुए सोल्यूशन से। तो अगेन क्या सोल हम किस मानी में लेंगे कि ये एक सोल्यूशन की फॉर्म में होती है, यानी ये नॉन विस्कस होती है। हम कह सकते हैं कि ये नॉन विस्कस होती है। अब इसको समझो कि नॉन विस्कस का क्या मतलब है, नॉन विस्कस होती है। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि सोल जो है वो क्या है, नॉन विस्कस है। नॉन विस्कस का क्या मतलब है कि ये आसानी से बहता है। दे कैन फ्लो इजीली, वी कैन से डेट दे कैन फ्लो इजीली, फ्लो इजीली यानी ये आसानी से बह सकते हैं। विस्कोसिटी किसे कहते हैं कि द रेजिस्टेंस टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी जिस चीज में जो फ्लोइंग की सलाहियत तो कम होगी तो हम कहेंगे कि ये ज्यादा विस्कस है।
तो इसमें तो फ्लोइंग की सलाहियत तो ज़्यादा है, तो ना ये नॉन विस्कस है। ठीक है, इस बात को समझ गए? चलिए जी आगे जाते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो जेल है। जेल जो है ये विस्कस होता है। ये क्या होता है? ये विस्कस। ये क्या होता है? ये ज़्यादा विस्कस होता है किसकी बनिस्बत? सोल के बनिस्बत। और जेल क्यों से कहते हैं? क्योंकि ये झिल्ली लाइक होता है, ये झिल्ली की तरह होता है, इसलिए इसको जेल कहा जाता है। झिल्ली क्या होती है? उसमें विस्कोसिटी होती है या नहीं होती? उसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी उसमें जो बहने की सलाहियत है वो कम है, फ्लोइंग की सलाहियत कम है, यानी वो फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए उसकी विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा है। तो जो जेल है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वो मोर विस्कस है। और इसी तरह जो सोल्यूशन है, जो सोल है, वो ईजिली फ्लो कर सकता है और वो नॉन विस्कस है। तो ये तो सब कुछ हमारे पास किसके बारे में हुआ? कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म के बारे में हुआ कि ये सब कुछ क्या है? ये साइटोप्लाज्म में ये सब कुछ मौजूद है। हमने कहा कि साइटोप्लाज्म में कई चीज़ें मौजूद है, यानी ये स्पेस अगर आप देखें तो बहुत ही बड़ा स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा जगह है, इसलिए इसमें बहुत ही चीज़ें मौजूद है। हम इस तमाम ऑर्गेनेल को भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। किसके फंक्शन की तरफ? इस साइटोप्लाज्म की फंक्शन की तरफ, कि इस साइटोप्लाज्म का मेन काम क्या है, कि ये क्या काम करता है, इसका रोल क्या है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस साइटोप्लाज्म का मेन रोल क्या है। तो सबसे पहली बात कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, कि इट प्रोवाइड the space for all these organelles is provide what? They provide the site, they provide the space, they provide what? They provide the space for the most of the organelles। अगर आप देखें तो यहाँ पर कई organelles, कई चीजें मौजूद है, तो ये इसके लिए जगह प्रोवाइड करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। सबसे पहली बात की उसे क्या प्रोवाइड करता है? ये स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ they store यानी means the cytoplasm store the important substances such as the protein। अगर आप देखें तो यहाँ पर कई अहम चीजें भी मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसा कि प्रोटीन, लिपिड। और आप जानते हैं कि ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। प्रोटीन है, लिपिड है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये तमाम चीजें कहाँ पर मौजूद है? ये इस साइटोप्लाज्म ही के अंदर मौजूद है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक तो ये कि तमाम जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, इन ऑर्गेनेल्स के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है, और दूसरा कि इसमें इम्पोर्टेंट सब्सटेंस भी मौजूद है। जी जनाब, क्या समझे? इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इस सेल को एक शेप भी दे देता है। एक प्रॉपर शेप भी कौन प्रोवाइड करता है? ये साइटोप्लाज्म ही प्रोवाइड करता है। इसको एक प्रॉपर, एक खास शेप भी दे देता है। ठीक है, यानी ये इसको एक प्रॉपर शेप भी देता है। जी, इसके अलावा इसके अंदर कई रिएक्शन भी होते हैं। अगर आप देखें, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे कि इस साइटोप्लाज्म के अंदर कई इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी अकर होते हैं, इसलिए इट इज आल्सो इन्वॉल्व्ड या इट इज आल्सो द साइट फॉर द वेरियस रिएक्शन सच एज द मेटाबॉलिक रिएक्शन, सच एज द ग्लाइकोलाइसिस। बट वी कैन स्टडी द ग्लाइकोलाइसिस इन द कमिंग टॉपिक्स। What is glycolysis? But you can just write that it is also involved in the process such as the metabolic process such as the glycolysis। यानी ये ग्लाइकोलाइसिस में भी क्या है? इन्वॉल्व है, इसमें मदद देती है। ठीक है, तो ये तो हमारा पास क्या हुआ? हमारे पास साइटोप्लाज्म का एक टॉपिक हुआ, एक इंपॉर्टेंट ही टॉपिक था, इसको समझना बहुत ही जरूरी था कि साइटोप्लाज्म क्या है, कि द रीजन या द डिस्टेंस या द स्पेस बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एंड वी हैव स्टडी, आई थिंक it is enough. There is a lot of discussion in it, but it is enough for the cytoplasm. We hope that the today topic is good and it's enough. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यानी तारिक अख्तर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।